हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर वैसे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लगभग खत्म कर दिया था, थोड़ा सा कुछ पोर्शन बचा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो पोर्शन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस, और इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। तो थायोसल्फेट आयन है H2O3 उसके उसके हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मोर सॉल्ट कैसे बनता है और एलम जो होती है वो कैसे प्रिपरेशन होती है, ये आज का अपना सेशन रहने वाला है। छोटा सा सेशन होगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा सेशन नहीं है, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी बची भी नहीं थी। हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें लास्ट क्लास में ही खत्म कर दी थी। यस, तो ये जो सेशन है इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि आपका जो सोल्ट एनालिसिस चैप्टर है वो अपने आप में एक बार के लिए कंप्लीट हो सके, उसमें आपको बाकी अलग से कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। बढ़ते हैं और बात करेंगे H2O3 जिसका नाम है थायोसल्फेट। क्या नाम है? थायोसल्फेट। ये जो आयन है, ये वाला आयन मैं आपको बता दूं, जो अभी सिलेबस आया है जेईई मेंस 2024 का, मेंस के सिलेबस में इसको मेंशन नहीं कर रखा है ना, और ना ही इसको एडवांस के सिलेबस में मेंशन कर रखा कि थायोसल्फेट आयन। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं इसके, जो आपको पीब्लोक एलिमेंट्स में बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, इसके थायोसल्फेट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये पीब्लोक एलिमेंट के सिलेबस और पीब्लोक में है, तो यहां पर भी रहेगा। बोलो, मेरी बात समझे, है ना। तो ध्यान रखना है, थायोसल्फेट आयन इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। एक चीज, छोटी सी चीज थी जो इसमें आपको ध्यान में रखनी थी, वो ये था, मैं इसकी सॉल्युबिलिटी आपको करवा चुका हूं पहले ही, है ना। सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने लिख दी थी कि सॉल्युबिलिटी में जो फर्स्ट ए थायोसल्फाइड्स होते हैं, सॉरी थायोसल्फेट्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल, है ना। कैसे होते हैं वो? सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं सेकंड ए की बात करूं, है ना, सेकंड ए में कौन कौन आता है? बेरिलियम आता है, यस, बेरिलियम का थायोसल्फेट, मैग्नीशियम, है ना, बेटा, मांगे, तार, स्कूटर और बाप। राजी नहीं करेंगे, है ना, राजी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी कहानी अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो तीनों होते हैं, दीज आर सॉल्युबल, है ना। ये जो तीनों होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ये वाला जो स्ट्रोंसियम का बाइसल्फेट होता है सर, जो थायोसल्फेट होता है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना। इसका मन तो करता है थोड़ा बोला, है ना, थोड़ा ही मन कर रहा है, लेकिन इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला होता है ना, बेरियम, ये कहता है भैया मैं तो भर भर के इनसॉल्युबल, है ना, मैं तो भर भर के इन। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखनी। डन, बोलो। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, है ना, है ना, बोलो 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 बोलो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लो, यही चीज यहां लिखी है ना। तो जो हमने लिखी है सॉल्युबिलिटी, ऑल फर्स्ट आर सॉल्युबल, ठीक है, और ये वाले तीन सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। और इसके बाद देखो ये वाले आपके सामने लिखे हैं, ये जो मेटल्स होती है ना, इसको भी थोड़ा अलग से ध्यान में रखना आपको, है ना। ये जो मेटल्स हैं को भी थोड़ा अलग से ध्यान में रखना है। कौन कौन सी मेटल्स है? बैरियम, बैरियम मैंने आपको लिखवाई दिया, देखो ये रहा बैरियम, बैरियम वो रहा। बैरियम जो होता है उसका थायोसल्फेट इनसॉल्युबल होता है, ये हमने लिख लिया। लेड हो गया, एजी हो गया, बिस्मथ हो गया, एचजी हो गया, अरे सीएल नहीं है, ये सीयू है ना, कॉपर हो गया। इसके जो थायोसल्फेट्स होते हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये सारे के सारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, है ना। तो जब हम लोग थायोसल्फेट में प्रेसिपिटेट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफी सारे प्रेसिपिटेट ऐसे हैं जो व्हाइट कलर के हैं, है ना। आपको दिखेगा कि काफी सारे प्रेसिपिटेट ऐसे हैं जो किस कलर के हैं? व्हाइट कलर के। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल थायोसल्फेट बनाएंगे, और ये सारे के सारे व्हाइट कलर के। बहुत सिंपल सी चीज, बहुत आसान चीज। बोलिए, नोट हो जाए तो मुझे बताना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस, डन डन डन। हो गया, ठीक है साहब। देखो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूं आप लोग और ध्यान में रखें, है ना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो थायोसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें ना, स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें,
स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो दो स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, हालांकि ये और उसका टॉपिक है, मतलब आप सब लोग समझदार हैं, ये वाले आप बड़े आराम से बना सकते हो, इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हो। यस, O माइनस और ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है ना। दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 2। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी होगी जो ज्यादा स्टेबल होगी? हाँ जी, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है? क्या क्या कहता है आपका दिल? हम्म, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या लगता है कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है? कौन सी, है ना। तो जनरली हम लोग यही सोचते हैं, जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि सर यहां पर देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर देखो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो सर ऑक्सीजन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, है ना। हमारे दिमाग में जनरली ऐसा ही रहता है, लेकिन भैया ऐसा रहता है तो ऐसे दिमाग से निकाल दो, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज मोर, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज मोर। अरे यार दादा तुम लोग कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सल्फर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके सेकंड शेल में पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की साइज बहुत छोटी होती है, सेकंड शेल की साइज बहुत छोटी है, साइज बहुत छोटी होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से थोड़ा कम होता है सल्फर के कंपैरिजन, ठीक है ये चीज। तो भैया इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सल्फर की ज्यादा होती है, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज बढ़िया स्टेबल होता है। सल्फर कहता है मेरी साइज बहुत बड़ी है, मेरे यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नाम की कोई चीज नहीं है, आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़िया स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन सर एक और चीज भी होती है, सल्फर जो होता है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और हमने पढ़ा है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है ना। हमने पढ़ा है ना ये कि जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे पीपाई डीपाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। तो यहां जो सल्फर होता है, सल्फर का जो डबल बॉन्ड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। यस, सल्फर जो होता है वो डबल बॉन्ड जनरली बहुत ही कम बनाता है, बहुत ही कम बनाता है, बहुत कम, है ना। इस बात का आप लोग याद रखें, ठीक है, रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाले जो स्ट्रक्चर है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब थायोसल्फेट रिएक्ट करेगा किसी के भी साथ, है ना, थायोसल्फेट जब किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरह। क्यों ये बॉन्ड मैं इसलिए तोड़ रहा हूं, बिकॉज आप बोलोगे सर सल्फर की स्ट्रक्चर में जो दोनों सल्फर है दे आर नॉट सेम, है ना, है ना, है ना। मेरी बात समझ रहे हो क्या, सल्फर की स्ट्रक्चर में दोनों जो सल्फर एटम्स है दे आर नॉट सेम, ये बोलेंगे भैया हम दोनों सेम सेम नहीं है ना, हम दोनों सेम नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, ये लेस स्ट्रक्चर, ये लेस स्टेबल, तो ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर दोनों अलग अलग सल्फर हैं। आप चाहो तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह से भी निकाल सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जब भी थायोसल्फेट की हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये वाला सल्फर अलग भागेगा, यहां से SO32 माइनस अलग भागेगा। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर वैसे तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखो ना, वैसे तो ये इंटरेस्टिंग है चैप्टर, लेकिन इसको रिवाइज करना पड़ता है। जब आप रिवाइज करते हो चीजों को तो आप लोग देखते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में लग जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं इस चैप्टर में आप लोग लगा सकते हो, खूब सारे कॉन्सेप्ट, है ना, और पी ब्लॉक तो पूरा इसमें आ जाता है। हाँ, तो आइए सर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट विद एसिड। आपके पास थायोसल्फेट है, आपने इसमें एसिड डाल दिया, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, S और SO2 बनेगा। SO2 की पहचान सारी दुनिया जानती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, ये फलाना ढिमका सब कुछ हमने पढ़ लिया। और ये जो सल्फर होता है इसका व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना, कैसा व्हाइट येलो। अब
आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, है ना। आप पूछोगे सर एक बात बताओ, ये व्हाइट होगा कि येलो होगा, दोनों में से कोई एक बताओ ना। आप बोल रहे हो येलो व्हाइट, येलो और व्हाइट तो अलग अलग होता है ना। यस, तो सर ये येलो होगा या फिर व्हाइट होगा, कैसे पता लगेगा? यस, कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो सॉल्यूशन होता है इनिशियली व्हाइट होता है ना। ये जो प्रेसिपिटेट होता है इनिशियली व्हाइट होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में कन्वर्ट। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर। ये जो सल्फर है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बिक सल्फर। और ये जो रोम्बिक सल्फर होता है ये येलो कलर का होता है, बिकॉज रोम्बिक सल्फर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सल्फर का फॉर्म। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई। यस, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई है। यस, अरे बोलो भाई, बोलो रे बोलो। ये समझे क्या बात मेरी, है ना। तो ये अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर आपने व्हाइट येलो क्यों लिखा है। ये इनिशियली येलो होता, व्हाइट होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप इसको पड़े रहने दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है येलो में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर, एंड विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, है ना, जो कि ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की। बहुत अच्छी बात। अभी मैंने आपको जो थायोसल्फेट था उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। अगर आपको याद हो तो हमने थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर बनाई थी। जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये जो सल्फर है वो ये वाला सल्फर है। यहां से SO3 2- बना, और ये जो SO3 2- है एसिड की प्रेजेंस में SO2 गैस रिलीज। अगर कोई तुमसे पूछ भी लेना कभी गलती से, है ना, अगर तुमसे कभी कोई पूछ भी ले कि ये जो सल्फर रहा होगा वो ये वाला सल्फर था कि ये वाला सल्फर था, आप बोलोगे सर ये वाला पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। सल्फर सल्फर पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। आसानी से टूटेगा तो सल्फर बोलेगा टाटा बाय बाय, सल्फर बाहर चला जाए। दिस सल्फर इज दिस सल्फर। और ये पीछे क्या बना? SO3 2- एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? SO2 गैस रिलीज। मेरी बात समझ गए? बोलो 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 बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो यहां से एक और छोटी सी चीज भी आप लोग और ध्यान में रख सकते हो, है ना। क्या ध्यान में रख सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो सल्फाइड आयन यहां से निकला है SO3 2- और साथ में ये वाला जो सल्फर है, अगर इन दोनों को मिला के हम लोग बॉइल कर दें तो क्या हमें मजा आ जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? तुम्हारा थायोसल्फेट आयन बन जाएगा, है ना। तुम्हारा थायोसल्फेट आयन, यस यस यस, थायोसल्फेट आयन बन जाएगा, है ना। H2O3 2- बन जाता है। सर यहां पर जो सल्फर है ना, यहां पर जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो सर अगर मान लो ये ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 2- है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO4। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2-। इसमें SO4 2- में। अब मुझे एक बात बताओ, SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यस, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सर अभी हमने पढ़ा है यहां पर +4 है तो यहां पर +6 है। ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन के लिए आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो। यस, आप इसमें चाहो तो H2O2 ले सकते हो बेटा, है ना। आप इसमें ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हो। ये इसका ऑक्सीडेशन कर। और सबसे बढ़िया चीज बताऊं, ये जो सल्फेट आयन है अगर आपने इसका रिडक्शन करवा दिया, है ना, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? कार्बन की प्रेजेंस। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको सल्फाइड आयन में कन्वर्ट कर। देखो कितनी प्यारी रिएक्शन है। मतलब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में कितना जबरदस्त तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। यस, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में बढ़िया कन्वर्ट हो रहा है। सल्फेट आयन और साथ में सल्फर, इसको अगर आपने बॉईल कर दिया तो थायोसल्फेट बन जाएगा। ये जो सल्फेट है इसका अगर आपने, सल्फाइट है इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सल्फेट का वापस रिडक्शन अगर कार्बन के साथ करवा दिया, सल्फाइड आयन बना देता है। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में कन्वर्ट। बहुत शानदार रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। डन। ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस यस, चले आगे चले। नोट किया बेटा आप लोगों ने? अरे बोलो भाई, यस नोट किया क्या? ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इसकी, कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन पीपीटी। काफी सारे रिएक्शंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन एक जैसी होगी। तो टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी, और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैरियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के साथ टेस्ट। अभी हम लोगों ने बात किया कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें 22 थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड अगर आपने ऊपर से डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया तो कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देख ये अगर कैल्शियम क्लोराइड इसमें डालोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम का थायोसल्फेट बनेगा। और अभी लिखवाया था कैल्शियम का थायोसल्फेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो अगर सॉल्युबल है इसका मतलब कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें बैरियम क्लोराइड डाला तो जो बैरियम का थायोसल्फेट होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट,
मतलब एकदम से पता लग जाएगा, एकदम से पता लग जाएगा कि थायोसल्फेट है या फिर सल्फाइड आयन है, क्योंकि सल्फाइड आयन जो होता है, सल्फाइड आयन जो होता है वो तो दोनों ही केसेस में व्हाइट पीपीटी देता है, लेकिन जो थायोसल्फेट आयन होता है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ कोई पीपीटी नहीं देगा, लेकिन बैरियम क्लोराइड के साथ पता लग जाएगा खट से कि थायोसल्फेट है या फिर सल्फाइड आयन। यस, याद आया लास्ट क्लास में हम लोगों ने सल्फेट में सल्फाइड आयन की रिएक्शंस लिखी थी, ये वाली दोनों कलर में प्रेसिपिटेट बन रहा था। अरे बोलो ना यार, भाई बोल ही नहीं रहा यार, ऐसा लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा हो जैसे। आना तो बोल दो यार, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना, कितनी बार पढ़ोगे अब एक रिएक्शन को। आओ जी आगे बढ़ते हैं, और अगली रिएक्शन देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, ये है टेस्ट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। हम लोगों ने बात करी थी कि जो Ag के थायोसल्फेट्स होते हैं, Ag के जो थायोसल्फेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। करवाया था ना आपको, देखो ये लिखा हुआ दिखाया था ना कहीं पर, ये रहा देखो, Ag के जो थायोसल्फेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। यस, Ag के थायोसल्फेट्स आर इनसॉल्युबल, लेकिन कब इनसॉल्युबल होंगे, सुनना मेरी बात। आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, यस, टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है बेटा, थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट है, आपने इसमें ऊपर से डाल दिया AgNO3, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला, Ag का थायोसल्फेट बनेगा AgS2O3 होल थ्राइस 3-। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये तो सॉल्युबल होता है, लेकिन आप इसमें जैसे ही थोड़ा सा और AgNO3 डालोगे, आपका Ag का थायोसल्फेट बनेगा विच इज व्हाइट कलर। यस 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 दादा, बोलना पड़ेगा, यस बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए क्या, मेरी बात समझे कि नहीं समझे तुम लोग? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इनिशियली आपको कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई देगा, है ना, आप थोड़ा सा AgNO3 और डालोगे ना, एक्सिस में AgNO3 डालोगे, तब जाके आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, आप इसमें क्या करो, हाइपो डाल दो। सर ये वाली जो चीज है ना सर, ये बहुत जबरदस्त चीज है, हाइपो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोडियम का जो थायोसल्फेट होता है उसको हाइपो बोला जाता है ना, सोडियम का जो थायोसल्फेट है दैट इज नोन एज हाइपो सॉल्यूशन, इसको हाइपो सॉल्यूशन बोला जाता है। आपने अगर इसमें हाइपो सॉल्यूशन डाला तो वापस ये चीज बन जाएगी, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इट इज सॉल्युबल, ठीक है, इट इज सॉल्युबल। ये जो Ag का थायोसल्फेट है, Ag के थायोसल्फेट को हीट करने से Ag2S बनता है, जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और एक और बढ़िया चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, देखो थायोसल्फेट को हीट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फाइड में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप थायोसल्फेट को हीट करोगे, जब भी आप थायोसल्फेट को हीट करोगे तो क्या देगा, वो सल्फाइड देगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यहां से हमें पता लगती है। Ag2S सारी दुनिया जानती है यार, Ag2S जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये 10वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है ना, ये 10वीं क्लास में भी पढ़ा लिया जाता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये जो Ag का थायोसल्फेट है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन HNO3 अमोनिया सॉल्यूशन Cn- एंड हाइपो सॉल्यूशन में, देखो ये रहा, हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, बिकॉज ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। अरे बोलो, डन डन। तो अभी बहुत सारी रिएक्शंस और आएंगी, है ना, इसका क्या लेना आपको, एक्वस सस्पेंशन लेना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन। अभी बहुत सारी रिएक्शंस और आएंगी, 2-3 रिएक्शन ऐसी और आएंगी जब मैं थायोसल्फेट को हीट करूंगा। आप बोलोगे सर जैसे ही आप थायोसल्फेट को हीट करोगे, मैं बोलूंगा सल्फाइड बनेगा। जैसे मान लो यहां लेड का थायोसल्फेट हो, उसको हीट करने से लेड का सल्फाइड बन जाएगा, PbS बन जाएगा, है ना। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन आपके सामने एक और आ रही है, टेस्ट विद लेड नाइट्रेट। बिल्कुल सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन। यहां पर देखो AgNO3 लिखा है, जहां Ag लिखा है उसकी जगह Pb लिख दो, बाकी सारी रिएक्शन सेम। सबसे पहले आपने जैसे लेड नाइट्रेट डाला, Pb का थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर आपने एक्सेस में लेड नाइट्रेट डाल दिया तो Pb का थायोसल्फेट बनेगा जो कि व्हाइट पीपीटी है। अगर आपने एक्सिस में हाइपो डाल दिया तो वापस आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाए। सेम रिएक्शन, जहां Ag लिखा है सिर्फ वहां आपको Pb लिखना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देख लो भले सेम है। ये जो लेड का थायोसल्फेट है, अगर आपने इसका एक्वस सस्पेंशन लेके हीट किया, अभी मैंने आपसे कहा थायोसल्फेट को हीट करने से क्या बनता है, सल्फाइड बनता है, PbS बन जाएगा, जो खुद कैसा होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, चेक कर लो, देखिए एक बार। यस यस यस,
चेक कर लो जरा, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना। देखो सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि AgNO3 में Ag की वैलेंसी 1 होती है, तो लेड नाइट्रेट होता है उसमें लेड की वैलेंसी 2 होती है, सिर्फ इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। वैलेंसी का ध्यान रखना है, कलर में कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले सॉल्युबल होगा, एक्सेस डालोगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, हाइपो डालोगे वापस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो थायोसल्फेट बना है उसको हीट किया तो सल्फाइड बनेगा। Ag का अगर थायोसल्फेट था तो Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर लेड का थायोसल्फेट था तो PbS उसका थायोसल्फेट, PbS लेड का सल्फाइड बन जाएगा, जो भी कैसा होगा ब्लैक कलर का ही प्रेसिपिटेट। दोनों सेम है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, गिलेना बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो दोनों रिएक्शन सेम हुई कि नहीं हुई, बताओ देखिए। यस, बोल नहीं रहे हो आप लोग, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। बिल्कुल सिमिलर एक और रिएक्शन बनाऊंगा अभी, ऐसी ही एक और रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, फटाफट से इसको नोट कर लो। हाँ बिल्कुल ऐसी एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, नोट कर लो इसको। यस यस यस, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं, ये जो हाइपो सॉल्यूशन होता है, हाइपो सॉल्यूशन, ये यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, यूज्ड इन फोटोग्राफी, है ना। जो ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इसको फोटोग्राफिक फिक्सर भी बोला जाता है, फोटोग्राफिक फिक्सर, है ना। फोटोग्राफ को फिक्स करने के लिए उसमें हाइपो सॉल्यूशन डाला जाता है ना। अगर आप हाइपो सॉल्यूशन नहीं डालोगे तो जो आपका फोटोग्राफ होगा ना, वो पुरानी वाली फोटोग्राफ्स होती थी ना, जो को फिक्स करने के लिए रील आती थी, उसको सॉल्यूशन में डालते थे, EGBR उसमें हाइपो डालते थे। अगर आपने ये नहीं डाला ना, ये अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपकी जो फोटो आएगी वो ब्लर आएगी, है ना, एकदम बढ़िया नहीं आएगी। तो ये उस फोटोग्राफ को फिक्स करने में काम में आता है, ध्यान देना है, यूज्ड इन फोटोग्राफी, यूज्ड इन फोटोग्राफी। और ये जो चीज है ये फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, फॉर्म्ड इन, दोनों में डिफरेंस है दादा, दोनों में डिफरेंस है। यस, दोनों में डिफरेंस है। ये तो यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, और ये फोटोग्राफी में बनता है ना। जब हाइपो सॉल्यूशन डाला जाता है, AgBr होगा, हाइपो सॉल्यूशन डालोगे तो ये चीज बनेगी, Ag का थायोसल्फेट बनेगा, Ag का थायोसल्फेट बनेगा, Ag का थायोसल्फेट बनेगा, फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, दिस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफ को फिक्स करने के लिए। जब आप हाइपो डालते हो, जब आप हाइपो डालते हो उस फोटोग्राफिक मिक्सचर में, तब जाके ये बनता है फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर, डन डन डन। चलिए साहब आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल सिमिलर एक और रिएक्शन है, टेस्ट विद HgNO3 होल ट्वाइस एंड BiNO3 होल थ्राइस। देखो Hg की वैलेंसी 2 है, Bi की वैलेंसी 3 है, बिल्कुल सेम वही चीज मिलेगी, बिल्कुल सेम वही चीज मिलेगी। अगर आपने HgNO3 डाला, पहले सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको अगर आपने एक्सेस में डाल दिया तो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, थायोसल्फेट, Hg का थायोसल्फेट बनेगा, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। थायोसल्फेट को बॉईल करने से हमेशा सल्फाइड बनता है, HgS बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। अगर आपने एक्सेस में हाइपो डाल दिया तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, काम ही खत्म, है ना, काम ही खत्म हो। सेम रिएक्शन, कोई डिफरेंस नहीं, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं। और वहीं पर अगर मान लो आपने बिस्मत का, या NiNO3 थ्राइस आएगा, अगर आपने बिस्मत का नाइट्रेट लिया तो वापस से सबसे पहले इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वापस से अगर आपने ये चीज एक्सेस में डाल दी, एक्सेस में डालने से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बिस्मत का थायोसल्फेट बनेगा। आप इसको फिर से हीट कर दो, आप इसको बॉईल कर दो तो बिस्मत का सल्फाइड बन जाएगा, जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। एक्सेस में अगर आपने थायोसल्फेट डाला तो आप एक्सेस में अगर आपने हाइपो डाला तो आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना। बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल। ये जो 3 टेस्ट हैं ये बिल्कुल सेम है, 3 क्या 4 ही हो गए तो, है ना, 3 नहीं, ये 4 ही हो गए, बिल्कुल सब कुछ सेम है। देखो यहां से स्टार्ट किया AgNO3, Ag का नाइट्रेट, फिर उसके बाद Pb का नाइट्रेट, फिर उसके बाद Hg का नाइट्रेट, और फिर बिस्मत का नाइट्रेट, तीनों सेम हो गए। यस यस यस। और सबसे अच्छी बात यह है 3 प्रेसिपिटेट जो है वो ब्लैक है, सिर्फ बिस्मत का जो आपका सल्फाइड आया था वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है ना, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है इसमें भी। मेरी बात समझ गए, HgS बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है, और यहां पर बिस्मत का सल्फाइड बनेगा जो खुद कैसा होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का।
बताइए, है ना? इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ क्या? Bi2S3 लिख दो ना, बिस्मथ का सल्फाइड होगा Bi2S3। डन डन, यस। तो बेटा नोट कर लेना इसको भी, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे के बाद। हाँ नोट कर लेंगे, ब्राउन या ब्लैक? इसमें बड़ा डाउट है भैया, है ना? इसमें बहुत जबरदस्त चीज है, ये भी बहुत जोरदार है। ब्राउन या ब्लैक? बेटा ब्राउनिश ब्लैक होता है ना? आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब बिस्मथ का सल्फाइड बनता है ना, तो कुछ जगह पर वो बनता है, कुछ जगह पर मिलता है वो ब्राउनिश कलर का, कुछ जगह पर मिलता है वो ब्लैक कलर का, कुछ जगह पर ब्लैक कलर का, कुछ जगह पर कॉम्पोजिशन का फर्क होता है। जैसे मान लो आप ऐसे बोलते हो ना, पहाड़ों के नींबू बड़े कलर के बड़े होते हैं, है ना, और प्लेन्स के जो नींबू होते हैं वो छोटे। डिफरेंस है ना, क्योंकि उनकी प्रजाति अलग है, कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इस वजह से। तो जो ओर्स होती है, ओर्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कहां से आपने उसको। भाई जो ओर्स होती है वो माइनिंग करके निकाली जाती है ना, माइनिंग से निकलती है। जो कुछ जगह पर कॉम्पोजिशन नीचे डिफरेंट हो सकता है, तो हो सकता है ब्लैक कलर का दिखाई दे, कुछ जगह पर कॉम्पोजिशन ऐसा हो सकता है जो ब्राउनिश कलर का दिखाई दे। इसी वजह से ब्राउनिश ब्लैक लिखा है ना, इसी वजह से ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं थायोसल्फेट की रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, है ना, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। आइए रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखो जी। तो थायोसल्फेट होता है, इसका आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की। तो सर ऐसा क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो थायोसल्फेट है इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। मान लो आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो आप लोग, ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीज, यस, रेडॉक्स रिएक्शन में भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि थायोसल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब बनता है टेट्राथायोनेट आयन। क्या बनता है? टेट्राथायोनेट आयन। क्या बनता है? टेट्राथायोनेट आयन। और ये जो टेट्राथायोनेट आयन होता है, आप चेक कर लेना, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 मिलेगी, है ना, 2.5 मिलेगी। अब यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? I2 का सॉल्यूशन हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, कॉपर सल्फेट। These are माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर मान लो तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये जो थायोसल्फेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? सल्फर प्लस SO4 2-, है ना। SO4 2- में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। यस, +6 होता है, +6 होता है। मेरी बात समझ गए? हाँ जी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने रेडॉक्स में भी ये चीज पढ़ी होगी। एक यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है टेट्राथायोनेट आयन के बारे में। यस, इसमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को पूछेगा सबसे पहली चीज तो, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, आप बोलोगे सर ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2.5 आ रही है, लेकिन बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आती है तो आप लोग क्या बोलते हो? ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सी है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले, मुझे एवरेज नहीं चाहिए, आप तो मुझे ये बता, तो मुझे ये बता एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सल्फर की। हाँ ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन। तू तो ये बता एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अगर आपको एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मेरे भाई आपको इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। यस, और टेट्राथायोनेट आयन की जो स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से आप लोग जानते हो क्या? S4O6 2-, ये है तुम्हारा टेट्राथायोनेट आयन। ये वाली देखना जरा, दिस इज योर टेट्राथायोनेट आयन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी 0 है। देखो यहां पर -2 +2 -2 +2 -1 +1 कितना हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। वैसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा? +5। जोड़ दो दोनों को, +5 +5 10 हो गया। कितने सल्फर? 4 सल्फर, 10/10 एवरेज कितना आया? 10/4 एवरेज कितना आया? 2 पॉइंट। समझे क्या बात को? यस, 5005 ये इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, सुनना मेरी बात, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें टेट्राथायोनेट आयन का एन फैक्टर कितना है? हाँ जी ये बताओ। रिडॉक्स रिएक्शन से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, है ना। आप मुझे ये बताओ, जो सॉरी ये जो सल्फाइड थायोनेट आयन है, यस थायोसल्फेट आयन है, इस थायोसल्फेट आयन में
और ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसमें इस थायोसल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सॉरी एन फैक्टर कितना है, ये बताओ तुम, एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी बताओ एन फैक्टर कितना होगा। यस यस यस, कितना? यस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 से 2.5 में जा रहा है ना, 2 से 2.5 में जा रहा है सर, 0.5 का चेंज है एक सल्फर के लिए, लेकिन इसके एक मोल में सल्फर के 2 एटम है, और जो एन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। तो इस एक मोल में सल्फर के 2 एटम है, एक एटम के लिए 0.5 का चेंज है, तो 2 एटम के लिए कितने का चेंज आ जाएगा, 1 का चेंज आ जाएगा। इस वजह से ये जो सल्फर जो थायोसल्फेट है इसका एन फैक्टर इस केस में कितना है, 1 है, ध्यान रखना है ना। ये आप लोगों ने रिडॉक्स में भी इस पे खूब सारे क्वेश्चंस किए, और ये वाली टाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आयोडोमेट्री नाम सुना है, आयोडोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ I2 विद थायोसल्फेट आयन। आप लोग आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री दो अलग अलग चीज पढ़, सबसे पहला हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं, टेस्ट विद I2 सॉल्यूशन और KI3, है ना। थायोसल्फेट का हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन या फिर KiO3 सॉल्यूशन के साथ। एक्चुअली आयोडीन सॉल्यूशन नहीं होता है ना, Ki होता है। होता क्या है, पहले I2 है उसमें आपने Ki डाला तो KI3 बन गया, और जो KI3 होता है उसमें K प्लस और I3 माइनस साइन प्रेजेंट होता है। I3 माइनस मैंने आपको बताया था I माइनस प्लस I2 होता है ना, और ये जो I3 माइनस होता है किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का I3 माइनस जैसे ही आप इसमें थायोसल्फेट ऐड करते हो टेट्राथायोनेट आयन बन जाएगा, जो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। I3 माइनस ब्राउन था, उससे I माइनस बना विच इज कलरलेस, विच इज कलरलेस। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पर I माइनस तो था ही पहले से, I3 माइनस का मतलब क्या हो गया सर, इसमें I माइनस प्लस I2 था, तो जो I माइनस है वो तो एज इट इज I माइनस में जा ही रहा है। ये जो I2 है इसका खुद का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो गया, 2 से 2.5 में चला गया, और ये -1 से 0 से -1 में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कलर जो होता है, कलर ब्राउनिश से कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश से कलरलेस हो जाएगा। नीचे आपके सामने भी लिखा है, ये जो हाइपो है दिस इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयोडोमेट्री। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि सर ये जो I2 होता है, यस, I2 का स्टार्च के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। यस, वो ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही टाइट्रेशन खत्म होती है ना, I2 की टाइट्रेशन जैसे ही थायोसल्फेट के साथ खत्म होगी, वैसे ही आपका जहां एंड पॉइंट आएगा, जहां आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो आयोडीन कॉम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो वही इंडिकेटर की तरह काम, याद है, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या? यस 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 बेटा, कितने लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, अगर ये चीज सोचते रहोगे ना, ये चीज सोचते रहोगे तो ये चैप्टर आपको बर्डन लगेगा, बोझ लगेगा, ये बोझ लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये मत पूछो कि कितने कितने लेक्चर लगेंगे, कब खत्म होगा, जितने लेक्चर में होगा उतने लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। मैं बिल्कुल भी भगा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन लिख के छोड़ दी, उस रिएक्शन में जो और भी बाकी सारी चीजें आ रही है उनके बारे में अलग अलग चीजें मैं आपको बोल भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश, है ना, जिससे कि आपको चीजें ऐसा ना लगे कि यार बिल्कुल ही एकदम कहानी खत्म ही होगी, है ना। आ जाओ अगली रिएक्शन, ये भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन ही है, Fe3+ है यहां पर देखो, है ना, और Fe3+ जो है उसका येलो सॉल्यूशन होता है, सारी दुनिया जानती है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, थायोनेट आयन के साथ, थायोसल्फेट के साथ, तो Fe2+ और S4O6 वापस से यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहां 2.5 हो गया, तो यहां जो H2O3 है सर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, माइल्ड वाले हैं। अभी बताया था FeCl3 माइल्ड होता है ना, I2 जो होता है वो भी माइल्ड होता है, तो ये माइल्ड वाले हैं, तो H2O3 से क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये S4O6 टेट्राथायोनेट। मेरी बात समझ रहे हो, अरे बोलो ना भाई। तो ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है इनिशियली ये डार्क वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसको अगर आपने पड़ा रहने दिया, ऑन स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पड़ा रहने दिया, तो अगर आपने इसको पड़ा रहने दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2+, है ना, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2। तो जब जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तब तब हमेशा आपका S4O6 2- ही बनेगा। दोनों में चेक कर लो, भले यहां पर भी यही हुआ था,
यहां पर भी जो H2O3 2 माइनस था वो H4O6 2 माइनस में गया। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है ये वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इसको अलग अलग रिएक्शन को 3 अलग अलग रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ ये वाली चीज ध्यान में रखनी थी कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपको ये पता है कि 3 माइल्ड है, वहां से पता लग गया कि जो थायोसल्फेट होगा वो टेट्राथायोनेट में जाएगा, एक काम तो खत्म हो गया। अब सिर्फ कलर याद रखना है ना। तो KI3 जो होता है ब्राउनिश होता है वो कलरलेस हो जाएगा, ये येलोइश होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। बीच में क्या बनेगा? डार्क वॉलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे आप थोड़ा सा रिएक्शन को मतलब अपने लिए थोड़ा सा बर्डन कम कर सकते हो रिएक्शन को याद रखने वाला। और सेम रिएक्शन देख लो, ये रहा कॉपर सल्फेट के CuSO4 Cu2+ है, ये टेट्राथायोनेट आयन, हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, ये ऑक्सीडाइज रिडक्शन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पहले कॉपर का थायोसल्फेट बनेगा, यस, और साथ में टेट्राथायोनेट आयन बनेगा जो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। यहां पर आप लोग चेक कर लो क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना। तो वापस से देखो, ये जो आपका थायोसल्फेट था थायोनेट आयन में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर +1 में कन्वर्ट हुआ है ना। अब ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और अगर मान लो आपने इसमें हाइपो सॉल्यूशन डाल दिया तो ये सॉल्युबल होता है आपका हाइपो में, है ना। ये सॉल्युबल होता है हाइपो में, तो एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो जरा, बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स बनता है। हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम लिखने, बहुत ही कम पढ़े, है ना। लो भाई लिखो, कौन सी स्लाइड नहीं लिखी है बताओ जरा, लिखने का वेट कर लेते हैं आपकी। और तो क्या, मतलब तुम लोग कितने दोगले हो ना। आप पूछोगे सर कैसे? परिभाषित कीजिए कि हम लोग दोगले हैं, प्रूव कीजिए। एक तो आप लोग कहते हो सर सिलेबस कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ना, कब होगा सर, ये कब होगा सर, ये कब होगा, कब खत्म करवा दोगे। और जैसे ही मैं एक स्लाइड थोड़ी सी तेज आगे पढ़ा दूं, जो पिछली वाली स्लाइड से रिलेटेड हो, थोड़ी सी मैं आगे पढ़ा दूं, इतने में तुम कह देते हो सर लिखने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। अरे तो यार दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? तुम सिलेबस जल्दी चाहते हो लेकिन लिखने का पूरा टाइम भी चाहिए, क्या करें मास्टर? है कैसे करवाए मास्टर बताओ? अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है यार, दोनों चीज कैसे हो, है ना। मतलब कैसे करें दोनों चीज? भाई लिखने का अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगा तो सिलेबस धीरे धीरे बढ़ेगा, सिलेबस धीरे बढ़ेगा तो तुम बोलो सर सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ, आपने जल्दी नहीं करवाया, कब खत्म करवाओगे, कब कराओगे, कर कराओगे। अरे यार क्या करे बेचारा मास्टर, है जान ले लो यार तुम मास्टर की। मैं सोचा था आज नाइट्रेट आयन हो जाएगा, साला थायोसल्फेट आयन खत्म होने के लाले पड़ रहे हैं, बताओ, है ना। आ जाओ। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हैं, है ना, हाइंस प्रूव ना, प्रूव हो गया ना अभी, है प्रूव हो गया ना अभी। अभी मैं उसके वीडियोस देख रहा हूँ, कौन है वो, श्नील ग्रोवर, ग्रोवर है ना वो, क्या उसमें आया था ना, इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्टमेंट देता था, मैं वीडियोस देख रहा हूँ आज, कभी कभी देख लेता हूँ। और वो जो दोगलापन उतारता है ना लोगों का, उससे मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि हमारे फील्ड में बहुत जरूरत है ना, दोगलापन उतारने की। हाँ आओ जरा, हाँ आओ जी। देखो अगली जो रिएक्शंस है, इन सारी रिएक्शंस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, जो H2O3 2 माइनस है इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे। देख लो भले, आपके सामने लिखे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ब्रोमीन वाटर की होता है, क्लोरीन वाटर तो इससे भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इससे भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सब में रिएक्शन सेम है, सब में रिएक्शन सेम है। हाँ शार्क टैंक में आया था, बिल्कुल सही, सब में सेम रिएक्शन है भाई। एक ही चीज को कितनी बार पढ़ोगे? ये अगर यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ थायोसल्फेट किस में जाएगा? सल्फर प्लस SO4 2 माइनस में जाएगा। सब में देख लो, सब में चेक कर लो, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। इन सब का रिडक्शन होगा। एसिडिक मीडियम आपने लिया है, एसिडिक मीडियम आपने लिया है, एसिडिक मीडियम आपने लिया। यस, आप क्या करोगे? Mn+7 से +2 में भेजोगे। सर ये पिंक होता है सर, ये वॉलेट होता है सर, ये लाइट पिंक हो जाएगा या फिर कलरलेस हो जाएगा। सर ये वाला ब्राउन सॉरी ऑरेंज कलर का होता है सर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये तो आपको पता है ब्राउन है, ब्राउन से क्या हो जाएगा? मेरी बात तुम लोग समझ रहे? यस, सेम रिएक्शन है भाई। अब मत कहना कि सर ये रिएक्शन रटनी पड़ेगी, अलग अलग याद रखना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, क्या तुम्हें अलग अलग रिएक्शन याद करने की जरूरत है क्या? अरे बोलो, सब में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, और वो जो है ये तीनों चारों रिड्यूस होके क्या बनाएंगी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
एसिडिक मीडियम के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है, HCl यूज नहीं किया जाता, बिकॉज HCl एक खुद अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है ना। HCl खुद अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद दूसरे को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। ये HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन कौन करना चाहिए था, ये। अगर आपने इसमें डाइल्यूट H2SO4 की जगह एसिडिक मीडियम के लिए HCl यूज कर लिया ना, अगर आपने HCl यूज कर लिया तो साला HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा तू भाई थायोसल्फेट रुक जा एक बार, मैं खुद ही इसको निपटा दूंगा। ये HCl इन सबको खुद निपटा देगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं थायोसल्फेट इनको निपटाए। लेकिन अगर आपने इसमें HCl यूज कर लिया, अगर आपने HCl यूज कर लिया तो भैया कहानी खत्म है, फिर कहानी खत्म है। HCl बोलेगा तेरे से पहले मैं निपटा दूंगा इनको, क्योंकि HCl अपने आप में एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं थायोसल्फेट इनको निपटाए। थायोसल्फेट को अगर इससे निपटवाना है तो यहां HCl मत यूज करो, डाइल्यूट H2SO4 यूज करो। समझे क्या, कितना कॉन्सेप्चुअल है, जबरदस्त चीज है भैया, हर चीज एकदम जोरदार वाली है, समझो तब, है ना, नहीं तो फिर ठीक है। यहां पर देखो ये लिखा ना H2O+Cl2, ये होता है क्लोरीन वाटर, तो क्या बोला जाता है, क्लोरीन वाटर। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये भी, ये ब्रोमीन वाटर से भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, ये क्यों नहीं यूज करते, ये इसलिए नहीं यूज करते कि इसमें जब आप रिएक्शन करवाते हो ना तो कोई विजिबल चेंज दिखाई नहीं देता आपको। भाई ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमने कहा कि ये कलर आपका ब्राउन कलर का है और वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, लेकिन अगर आपने क्लोरीन वाटर यूज किया, ये इसको ऑक्सीडाइज तो कर देगा, लेकिन लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई विजिबल चेंज दिखाई नहीं देगा। जब खुद में विजिबल चेंज दिखाई नहीं देगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि रिएक्शन हुई है या फिर नहीं। इसी वजह से हम लोग क्लोरीन वाटर को यूज नहीं करते। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो, एक बनाता है HOCl, क्या बनाता है, HOCl, सारी दुनिया जानती है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड होता है जो अनस्टेबल होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। नवजात ऑक्सीजन क्या है, नवजात ऑक्सीजन है, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ लेना कि क्लोरीन वाटर का ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसकी वजह से है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसकी वजह से है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ रही मेरी बात, यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है, यहां क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, आगे चल सकते हैं। हाँ जी, ये नवजात हाइड्रो ऑक्सीजन है। एक और टेस्ट के बारे में बात करने वाले, सिर्फ एक टेस्ट, लास्ट टेस्ट बचा है, और वो है टेस्ट विद केसीएन, है ना, लास्ट टेस्ट है आज थायोसल्फेट का, और वो है टेस्ट विद केसीएन। केसीएन में Cn माइनस आयन प्रेजेंट होगा, है ना, साथ में सॉल्यूशन लेना है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों लिया है, एसिडिक मीडियम क्यों नहीं ले सकते। थायोसल्फेट आयन इस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, थायोसाइनेट आयन बनाता है। आपको इसमें ऊपर से डालना होता है FeCl3, तो एक बहुत ही शानदार कलर आपको दिखाई देगा जो होगा ब्लड रेड कलर का, है ना। फेरिक थायोसाइनेट बनता है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। फेरिक थायोसाइनेट का कुछ जगह पर फॉर्मूला ये भी लिखा होता है ना, इसी वजह से मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवा दिए, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों फॉर्मूले कुछ भी लिखे हो आपको पता होना जरूरी। यस 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 यस, अरे बोलो, ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, है ना। ऑर्गेनिक में जब आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते थे, थायोसाइनेट आयन का पता लगाते थे, इसमें ये पढ़ते थे, है ना, ये चीज आप लोग पढ़ते थे। डन 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 डन, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, यस, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन पता दिक्कत क्या है, इसमें अगर मान लो आपने गलती से एसिडिक मीडियम यूज कर लिया एल्कलाइन की जगह, अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज कर लिया तो मेरे भाई होगा क्या, आपने इसमें Cn माइनस डालना, KCl, एसिडिक मीडियम यूज किया तो एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, H+, और आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है, Cn माइनस, भाई HCN की फ्यूम्स निकलेगी, HCN की फ्यूम्स निकलेगी, और जो HCN की फ्यूम्स होती है पॉइजनस होती है, निपट जाओगे। कैसी होती है, पॉइजनस होती है, निपट जाओगे, ध्यान रखना।
मीडियम कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ही यूज आपको करना है, ठीक है ना, समझ गए? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यस, पॉइजनस होती है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ही आपको यूज करना होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ही आपको यूज, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स का कलर भी इंपॉर्टेंट है, इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे ना, अरे भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ के आए, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो इसको इसमें कन्वर्ट किया है, हो सकता है इससे आप हाइब्रिडाइजेशन ना निकाल पाओ, देखो इससे निकाल लोगे, ये वीक लिगेंड निकाल लेना, Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या दिक्कत है ना, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ निकाल लोगे, बोलो सर बहुत मजा आ गया सर, एक छोटी सी चीज और पढ़ा दो सर, और वो है हीटिंग इफेक्ट, है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, इसको अगर मैं हीट करूं, सोडियम थायोसल्फेट को अगर मैं हीट करूं, तो जैसे हीट करोगे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भाग जाएगा बाहर, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 बन जाएगा, और अगर आपने इसको और हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो पॉलीसल्फाइड बनता है, Na2S5 बनता है, ये क्या है, पॉलीसल्फाइड, ये क्या है मुन्ना, दिस इज पॉलीसल्फाइड, और साथ में क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, साथ में क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, यस, सल्फेट आयन बनेगा, क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, S52- की जो शक्ल होती है ना, जो पॉलीसल्फाइड है, इसकी शक्ल बताऊं कैसी होती है दिखने में, इसकी शक्ल बताऊं कैसी होती है, देख रहे हो कैसी है, 1 2 3 4 5, ये रहा पॉलीसल्फाइड, कैसी है सर, ये जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, कैसा होता है, जिगजैग, यस, ये कैसा होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, और मेरे भाई ये जो दूसरा सब्सटेंस बना है सल्फेट आयन SO4 2-, मुन्ना ये जो SO4 2- होता है, की भी दुनिया शक्ल जानती है सर, ये टेट्राहेड्रल होता है, बोलो यहां पर सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, याद आया क्या, कुछ याद आया क्या, हाँ हाँ, तो देखो जो जैसे मान लो अगर मैं थायोसल्फेट सोडियम के अलावा कोई और थायोसल्फेट ले लूं, सर आपने सोडियम का ही क्यों लिया, बिकॉज सोडियम थायोसल्फेट एक अकेला थायोसल्फेट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रेटेड होता है ना, जो खुद हाइड्रेटेड होता है, इसके अलावा कोई और अगर आप थायोसल्फेट लोगे तो वो हाइड्रेटेड नहीं होगा, उसकी रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी, सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है, आप इसको हीट कीजिए, वाटर ऑफ 5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, थायोसल्फेट बन जाएगा, हाई टेम्परेचर पे हीट कीजिए, पॉलीसल्फाइड बनेगा, और साथ साथ सल्फेट आयन बनेगा SO4 2-। ये जो पॉलीसल्फाइड है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दिखने में जिगजैग होती है, और साथ में जो SO4 2- बनता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा। डन, इसी के साथ हम लोगों ने सफलतापूर्वक क्या किया है, हम लोगों ने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है आज किसको, हमने खत्म कर दिया थायोसल्फेट आयन के टेस्ट को, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसको, जे मेंस का सिलेबस है, उसमें 2 छोटी छोटी चीजें और मेंशन कर रखी है, एक मेंशन कर रखा है मोर सॉल्ट, है ना, क्या मेंशन कर रखा है, मोर सॉल्ट, और एक मेंशन कर रखा है कौन, दूसरा मेंशन कर रखा है एलम, है ना, कि साहब इनकी प्रिपरेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, इनकी जो प्रिपरेशन है वो आपको पता होना चाहिए, मोर सॉल्ट और एलम, तो मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं मोर सॉल्ट क्या होता है और एलम क्या होता है, ठीक है ना, देखो मोर सॉल्ट कैसे बनता है, आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट लेना है, साथ में अमोनियम सल्फेट लेना है, यस, और उसमें 6H2 बन जाएगा, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इसको बोला जाता है मोर सॉल्ट, क्या बोला जाता है इसको, मोर सॉल्ट। अच्छा आप लोगों में से किसी ने मोर सॉल्ट को लैब में देखा है क्या, हाँ जी, क्या आप लोगों में से किसी ने मोहर सॉल्ट को लैब में देखा है क्या, उसका कलर कैसा होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे, है भाई, अरे मोर सॉल्ट का कलर कैसा होता है, मोर सॉल्ट का कलर देखा है क्या आप लोगों ने, कलर देखा है किसी ने, हाँ, फेरस अमोनियम सल्फेट, यहां फेरस क्यों बोल रहा है, फेरस क्यों बोला है, क्योंकि फेरस मतलब Fe2+, यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका कलर देखा आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा, ओ भाई ध्यान रखना है, जो मोर सॉल्ट होता है वो लाइट
ग्रीन, है ना, या फिर कुछ लोग इसको पेल ग्रीन का क्रिस्टलाइन, पेल ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं इसके, है ना, इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, पेल ग्रीन और एकदम लाइट ग्रीन सा होता है। और ये जो क्रिस्टल होते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछ भी लेना तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या, बताना जरा, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या, अरे बोलो, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या? सबसे पहली चीज तो ये एडिशन कंपाउंड है। आप लोगों को याद है ये वाला एग्जांपल मैंने एडिशन कंपाउंड में भी दिया था, कुछ याद आ रहा है? जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, है ना, जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमने एडिशन कंपाउंड्स पढ़े थे। हमने कहा था कि जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आपस में एक फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्री में रिएक्ट करते हैं तो एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एडिशन कंपाउंड ही तो है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O, ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके इसका बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एडिशन कंपाउंड है। और एडिशन कंपाउंड में भी कौन सा है सर, ये डबल सॉल्ट है, क्योंकि अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इन आयंस में टूट जाएगा। कितने डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा, 1 2 3, 3 डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा। टोटल कितने आयन बनाएगा, 1 2 2 4 और 1 5, है ना, टोटल 5 आयंस का फॉर्मेशन करेगा। याद आई ना ये चीज? तो ये चीज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब मोर सॉल्ट बनाया जाता है ना, मोर सॉल्ट बनाया जाता है तो डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड। क्यों किया जाता है? इसमें हल्का सा क्या किया जाता है, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस। यस, इसका हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट, इसमें हल्का सा क्या मिलाया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको और ध्यान में रखनी है। बताइए, रह जाएगा? अब एक चीज आप लोग मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन भी पढ़ते थे, किसके साथ, मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी। मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी, किसके साथ, KMnO4 के साथ। याद आया क्या? तो जब आप टाइट्रेशन, हाँ, KMnO4 के साथ टाइट्रेशन जो है ना, वो भी जेईई मेंस के सिलेबस में है। उस केस में आप लोग पढ़ते थे कि जब आप MnO4- के साथ एसिडिक मीडियम में इसका टाइट्रेशन करते हो तो ये Fe3+ में चला जाता है ना, और Fe3+ में चला जाएगा। ध्यान रखना है Fe2+, जो मोर सॉल्ट है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। एन फैक्टर सीधा सा ध्यान रखना है। यहां पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में चला जाता है ना, Fe2+ से Fe3+ में चला जाता है। तो ये वाली जो टाइट्रेशन थी वो आप लोग वहां पढ़ते थे, एन फैक्टर 1 होता है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। बाकी की जो रिएक्शन है वो तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, डन, वेरी गुड। अब मैं हल्का सा आपको एलम के बारे में बता देता हूं, है ना। एलम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एलम क्या होता है सर? एलम ऐसे कंपाउंड्स हैं, है ना, एलम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं किससे, उनका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, M2SO4 M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एलम्स, है ना। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2M-SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, एक ही बात है। देखो 2 पहले लिख दिया तो M2 2 है, M- भी 2 है, और SO4 4 है, बिल्कुल 3 और 1 4 है, और 12 और इंटू 2 24 है। दोनों में से कैसा भी लिखा हो एक ही बात है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो M होता है ये मोनोवेलेंट कैटायन होता है। कैसा होता है? मोनोवेलेंट कैटायन होता है। कौन होता है? मोनोवेलेंट कैटायन हो सकता है ना। और जो M- है मेरे भाई, ये कैसा होता है सर? ये होता है ट्राइवेलेंट कैटायन। कैसा? ट्राइवेलेंट कैटायन। मेरी बात समझ में आई? M- इज ट्राइवेलेंट कैटायन। तो अगर मैं M की बात करूं, जैसे आप लोग Na+ लिख सकते हो, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, NH4+ हो सकता है ना। ये वाले मोनोवेलेंट कैटायन आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। और सर ट्राइवेलेंट में जैसे मान लो आपका Fe3+ आ गया है ना, Al3+ आ गया, जैसे आपका क्रोमियम 3+ आ गया, स्कैंडियम 3+ आ गया, ये वाले हो सकते हैं। ठीक है। अब हाँ ध्यान रखना है कि जो लिथियम होता है, लिथियम प्लस जो होता है वो लिथियम प्लस डज नॉट फॉर्म एलम, है ना। लिथियम प्लस जो होता है वो एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? बिकॉज इसकी साइज बहुत छोटी होती है ना। Li प्लस जो है ना चिन्नू सा होता है, चिन्नू सा। ध्यान रखो Li प्लस के अलावा मैंने ग्रुप 1 के रिएजेंट लिख रखे हैं, ग्रुप 1 के कैटायन लिख रखे हैं, वो बहुत छोटी साइज होती है, वो झेल नहीं पाएगा 6 वाटर के मॉलिक्यूल। देखो आपके पास मेटल कितने हैं? 4 मेटल के कितने एटम है? 4, 2 और 2 मेटल के 4 एटम है। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 24। 4 मेटल के पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल है। 4 मेटल आयंस के पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब एक के साथ कितने आए सर? एक के साथ आए 6। एक के साथ कितने आए? 6। लिथियम कहता है भैया मैं 6 तो एक साथ झेल ही नहीं पाता हूं, मेरी तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 होती है, मैं तो 6 बना ही नहीं पाता हूं। इस वजह से लिथियम प्लस जो होता है छोटी साइज है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अकोमोडेट नहीं हो सकते। इसी वजह से Li प्लस एलम का फॉर्मेशन नहीं करता, एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। यस, ध्यान रखना इस बात को। अब आप लोगों ने एलम के नाम सुने होंगे बहुत सारे, है ना। आप लोगों ने देखो फॉर्मूला लिखा होगा एलम का K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना। जैसे मान लो आपके पास K2SO4 था, उसमें आपने Al2SO4 और साथ में 24 वाटर के मॉलिक्यूल इनको क्रिस्टलाइज कर दिया, है ना। क्या कर दिया? क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, है ना। तो आपको मिल जाएगा क्या? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। और इसको दुनिया पोटाश एलम के नाम से जानती है। किस नाम से? पोटाश एलम के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? पोटाश एलम के नाम से जानती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पोटाश एलम है क्या ये भी डबल सॉल्ट है क्या? हाँ जी, क्या मैं इसको डबल सॉल्ट की कैटेगरी में डाल सकता हूं? अरे भैया डबल सॉल्ट की कैटेगरी में बिल्कुल डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप एक्वस मीडियम डालोगे, एक्वस मीडियम पानी डालोगे ना, तो सर ये भी आयंस में टूट जाएगा। सारे के सारे आयंस जो होते हैं वो अपना टेस्ट शो करेंगे, है ना। सारे के सारे जो आयंस है वो अपना टेस्ट शो करेंगे। यस, सारे के सारे जो आयंस है वो अपना टेस्ट शो करेंगे। तो इसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स होते हैं इसके, है ना। इसको पोटाश एलम या फिर जिसको आप फिटकरी बोलते हो। इसमें भी डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड जब आप बनाते हो टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस, है ना, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं? ऊपर से H2SO4 ऐड कर देते हैं। सो दिस इज योर पोटाश एलम। मेरी बात समझ में आई? आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो 2KAlSO4 ट्वाइस डॉट 12H2, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। आपकी श्रद्धा है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, जो आपकी मर्जी हो, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत जगह पे काम आता है ना। ये वाला जो है पोटाश एलम बहुत जगह पे काम में आता है, फिटकरी होता है, ये हमारे ब्लड का थक्का बनाता है। अगर कहीं पर कट लग जाए, है ना, कट लग जाए तो आप लोग वहां पर फिटकरी लगा सकते हो। फिटकरी जो होता है इसमें सॉल्ट्स आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड का कोगुलेशन कर देते हैं, है ना। और ब्लड के कोगुलेशन की वजह से वहां थक्का जम जाएगा ब्लड का और फिर वहां से ब्लड नहीं आता। इसी वजह से अगर आप लोगों ने देखा हो तो गांव में लोग जब दाढ़ी वगैरह बनाते हैं और अगर मान लो कहीं पर कट लग जाए तो जो बार्बर होता है वो क्या करता है? फिटकरी लगा देता है उसके ऊपर, है ना, देखा होगा। अगर घर पे भी कोई बनाता होगा आपके, अगर पापा वगैरह, अंकल, चाचा, ताऊ, है ना, अगर कोई बनाता होगा और अगर कट लग जाता है तो वो क्या करता है? फिटकरी अपने पास रखते हैं और जो फिटकरी होता है उसको रगड़ लेते हैं, है ना। समझ में आई मेरी बात? तो उससे आपकी वो, हाँ, सेविंग के बाद लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है, कोई उसका और काम नहीं है ना। उसका कोई और काम नहीं कि सेविंग के बाद फिटकरी लगाने से चेहरे पे चमक आ जाएगी या फिर मतलब कोई ऐश्वर्या राय जैसी शक्ल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि अगर दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है तो कट लग जाते हैं कई बार, है ना। और जो कट लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए फिर वो फिटकरी लगा देता है ताकि वो दिखे ना, है ना। हाँ, ये भी आप लोगों ने देखा। और इसका कहाँ यूज होता है? वाटर की प्योरिफिकेशन में यूज होता है एलम का, है ना। वाटर प्योरीफाई करने में यूज होता है। वाटर भी एक तरह का क्या होता है? कोलोइडल मिक्सचर होता है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डस्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, छोटे छोटे रेत, सिलिका भी प्रेजेंट होती है। तो आप उसमें फिटकरी डालते हो। फिटकरी क्या करता है? वो जो कोलोइड है उसका कोगुलेशन कर देता है, उसके अंदर रेत वगैरह अगर है तो उसको नीचे बिठा देता है और जो आपका पानी है वो साफ हो जाता है।
तो इसी वजह से अगर पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आता है तो उसको साफ करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है उसमें, और साथ में फिटकरी भी डाली जाती है। फिटकरी क्या करेगा, उसको कोगुलेशन कर देगा, है ना। सचिन सर हैविली यूज करते हैं हाँ, आफ्टर शेव यूज करते हैं सचिन सर। हाँ, फिटकरी पे नहीं, बोले यार फिटकरी थोड़ी यूज करूंगा मैं, है ना। अरे भैया फिटकरी तो आप और हम जैसे लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, मतलब उनके लिए है फिटकरी। सचिन सर मतलब समझ जाओ तुम। हाँ, आफ्टर शेव लेके आते हैं वो। आओ आओ, एकदम खुशबू सी हो आती है उसकी। देखो, जैसे अगर कुछ एलम के मैं आपके सामने फॉर्मूले लिखूं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना। एक फॉर्मूला ये लिखा है ना, एक फॉर्मूला ये लिखा है। और देखो, और देखो, और देखो, NH4 होल ट्वाइस SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना। एक ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हो आप लोग, है ना। आपकी श्रद्धा है, मतलब आपकी मर्जी है। Na2SO4, और जैसे मान लो मैंने लिख दिया Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो सर इनका नाम कैसे लिखें, है ना। सर इनका नाम कैसे लिखें, मेरी बात समझ रहे हो। सर इनका नाम कैसे लिखें कह रहा डेली। अरे यार मुझे डेली का मुझे थोड़ी ना पता है यार, कह रहा डेली से भी करते महाराज, मुझे नहीं पता यार डेली डेली वेली का, डेली करते हैं कि नहीं करते हैं वो मुझे नहीं पता। यस देखो, सुनो, हाँ इसका नाम जानते हो आप लोग, ये क्या है सर, ये है पोटाश एलम। इसको क्या बोलते हैं, पोटाश एलम। क्या बोला जाता है, पोटाश एलम। इसको क्या बोला जाता है, अमोनियम एलम। क्या बोला जाता है, अमोनियम एलम। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज क्रोमियम एलम, है ना, क्रोम एलम। दिस इज क्रोम एलम, और दिस इज फेरिक एलम, आयरन की वजह से, है ना, क्रोम एलम, और ये है फेरिक एलम। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर एल्यूमिनियम आया ना, एल्यूमिनियम, तो नाम लिखते टाइम अगर ट्राइवेलेंट एटम एल्यूमिनियम है तो उसको नाम में इंक्लूड नहीं किया जाता है मतलब ऐसा ही। अगर एल्यूमिनियम है ट्राइवेलेंट में तो उसको इंक्लूड ना करके क्या लिखना है, पोटेशियम और अमोनियम लिखना है। तो पोटेशियम और अमोनियम, यहां पर एल्यूमिनियम नहीं है तो क्रोम, यहां पर एल्यूमिनियम नहीं है तो ट्राइवेलेंट से यूज करना है ना, फेरिक एलम, है ना, फेरिक एलम। अच्छा, एक छोटी सी चीज आप और ध्यान में रखो, अगर आप हीट कर दो एलम को, हीट कर दो, हीटिंग इफेक्ट, है ना, क्या कर दो आप लोग, एलम को हीट कर दो, हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे K2SO4, ये पोटेशियम पोटाश एलम की बात कर लेते हैं, है ना, डॉट 24H2। अगर आपने इसको हीट किया तो देखो क्या होगा सर, हीट करने से सबसे पहले जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर भाग जाएंगे, है ना। वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर भाग जाएंगे। देखो ये लो साहब, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर भाग गए, 24H2 यहां से बाहर चला गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपका मन नहीं माना अभी भी। यस, आपका मन नहीं माना अभी भी। आपने क्या किया, इसको फर्दर हीट किया और स्ट्रॉन्ग हीट किया। तो स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो जो पोटेशियम सल्फेट है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में यहां से SO3 गैस रिलीज होगी। ये अमोर्फस होता है ना। ये जो मिक्सचर होगा कैसा होगा, अमोर्फस होगा। अमोर्फस सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है। अमोर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है। यस यस यस, ये चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ी होती है। ठीक है, अमोर्फस मिक्सचर होता है जो कि पाउडर होता है, मतलब ऐसे कह सकता हूं मिक्सचर कैसा होता है, ये पाउडर जैसा होता है ना। अमोर्फस कैसा होता है, पाउडर जैसा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है भैया, है ना, ये चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। बस इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है, चलो जी, तो बस आज के लिए इतना ही। सॉल्ट एनालिसिस जो चैप्टर था मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, और
इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मेंस आ गया है, एडवांस आ गया, सब कुछ, सारी रिएक्शंस हम लोगों ने इस चैप्टर में कर ली हैं। अलग से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग जे मेंस के लिए प्रिपेयर करें तो मैंने आपसे कहा सिर्फ उन्हीं आयंस को पढ़ें जो आपके मेंस के सिलेबस में है, और उसमें से भी जो हमारे एनसीईआरटी लैब मैनुअल है उसमें लिखी हुई रिएक्शंस को और ज्यादा फोकस्ड तरीके से उन लैब मैनुअल वाले रिएक्शंस को याद करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।